Hi guys, welcome to Knowledge Lab. Myself Pooja. Let's start our study. सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम जो पढ़ाई कर रहे थे वो कर रहे थे जूलॉजी की। मुझे एक चीज़ और भी आप सभी को बताना है कि मैं जो बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ वो मैं दोनों ही, चाहे वो बॉटनी हो या फिर जूलॉजी हो, मैं किसी बुक का एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। ठीक है, तो वो अलग अलग राइटर की बुक है और ये यूपी बोर्ड की बुक है। तो आई एम श्योर कि आप सभी को इससे बहुत ही बेनिफिट मिलेगा, चाहे वो नीट का एग्ज़ाम हो या फिर और कोई भी एग्ज़ाम, जैसा कि मैंने पहले ही डिस्कस किया था इस बारे में। तो मैंने 2 प्लेलिस्ट बनाई है, एक जूलॉजी की और एक बॉटनी की, जिसमें आपको अलग अलग बॉटनी और जूलॉजी दोनों ही सब्जेक्ट्स के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज मिलेगी। तो तो जिसको जूलॉजी और बॉटनी दोनों ही पढ़ना है वो मेरे नॉलेज लैंप चैनल पे अलग अलग प्लेलिस्ट में वो पढ़ाई कर सकता है। और जो अभी नहीं जुड़े हैं या फिर जो नए जुड़ रहे हैं, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल को रिव्यू कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे तक और भी जितने स्टूडेंट्स हैं 11-12 को सबको हेल्प मिले और सबके नॉलेज में वृद्धि हो बायोलॉजी सब्जेक्ट में। तो लेट्स स्टार्ट आवर स्टडी। हम पढ़ रहे थे, मैंने जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था वो साइंटिस्ट के बारे में डिस्कस किया था। बायोलॉजी में जितने भी साइंटिस्ट हैं, मैंने सबके बारे में तो नहीं बताया था, लेकिन हाँ कुछ ऐसे साइंटिस्ट जिनका योगदान बायोलॉजी में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। तो कुछ साइंटिस्ट के बारे में हमने बात की थी। आई होप आप उसको रिवाइज़ करके चल रहे होंगे। तो आज हम जानेंगे जो है कि जूलॉजी की ब्रांचेस के बारे में। तो क्योंकि जूलॉजी जो सब्जेक्ट है वो अपने आप में ही बहुत ही ब्रॉड है, इसका बहुत ही विस्तार है। क्यों विस्तार है? क्योंकि जैसे जैसे मानव की जिज्ञासा बढ़ी जूलॉजी को, सब्जेक्ट को जानने में, या फिर हम कह सकते हैं कि अपने बारे में जानने में, अपने चारों तरफ जीव जंतु हैं उनके बारे में जानने के लिए जब उसके अंदर जिज्ञासा बढ़ती गई तो जूलॉजी का विस्तार भी होता गया। दैट्स वाई साइंटिस्ट ने, या फिर हम कह सकते हैं जो स्कॉलर थे, उन्होंने अपनी पढ़ाई को या फिर हम कह सकते हैं हमारी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए इनको जो है कि अलग अलग खंड में डिवाइड कर दिया, या फिर हम कह सकते हैं उपखंडों या फिर सब डिवीज़न इसका कर दिया, ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो। तो हम बात करेंगे जब इसके सिलेबस की, तो उसके सिलेबस के बेस्ड पे हमने क्या किया कि जूलॉजी जो सब्जेक्ट है उसको अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया अकॉर्डिंग टू दे सब्जेक्ट और टॉपिक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंथ्रोपोलॉजी की। एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसा साइंस है जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं? हम मानव के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो है कि ग्रीक वर्ड से मिलके बना हुआ है एंथ्रोपो, जिसका मतलब होता है कि मनुष्य या फिर मानव। तो एंथ्रोपोलॉजी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? हम मानव के बारे में पढ़ते हैं। सेकंड है आपका मैमोलॉजी। मैमोलॉजी में हम स्तनियों को पढ़ते हैं, जितने भी स्तनधारी जीव होते हैं, फिर चाहे वो हम बात करें अगर मानव की, तो खुद मानव भी इसमें आता है, जितने आपके कुत्ते या फिर बिल्ली या हाथी, एवरी काइंड ऑफ एनिमल दैट हैव स्तन, या फिर हम कह सकते हैं मेमोरी ग्लैंड। तो जितने भी स्तनधारी जीव हैं वो उसका अध्ययन हमको जब करना होगा, या फिर उनके बारे में जब हमको जानना होगा, तो हम क्या सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, क्या या फिर हम बायोलॉजी की किस ब्रांच के बारे में हम पढ़ेंगे, वो आपका मैमोलॉजी होगा। अब हम बात करेंगे ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं चिड़ियों के बारे में, यानी कि बर्ड्स के बारे में। ऑर्निथोलॉजी जो जूलॉजी का ब्रांच है उसमें हम बर्ड्स के बारे में जानते हैं, बर्ड्स का विकास कैसे हुआ है, कौन कौन से बर्ड्स होते हैं, कितने टाइप के बर्ड होते हैं, अगर इनकी स्पीसीज़ क्या होती है, इनका लोकल नेम क्या होता है, ये जियोग्राफिकल लेवल पे कहाँ कहाँ किस किस तरह के जो है कि बर्ड्स पाए जाते हैं, हमारे इंडिया में किस तरह के बर्ड पाए जाते हैं, कितनी स्पीसीज़ पाई जाती है, कितने जीनस पाए जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम जानेंगे ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत। अब हम बात करें हर्पेटोलॉजी की। तो हर्पेटोलॉजी में हर्पीट जो शब्द है वो उसका मतलब होता है रेंगना। तो जितने भी रेंगने वाले जानवर होते हैं उनके बारे में हम हर्पेटोलॉजी में पढ़ते हैं, फिर चाहे वो सरीसृप हों या फिर आपके जो एम्फीबियंस होते हैं उनके बारे में हम बात करें, जैसे छिपकली, मेंढक और भी जितने सरीसृप पाए जाते हैं, लाइक स्नेक।
तो उन सब का अध्ययन, इन सब के बारे में जानने के लिए अगर हम बायोलॉजी के जिस ब्रांच की बात करेंगे या फिर जूलॉजी के जिस ब्रांच की बात करेंगे, उसमें हम हर्पेटोलॉजी में इन सब के बारे में हम जानते हैं। अब हम बात करेंगे इक्थियोलॉजी की। तो इक्थियोलॉजी में हम पढ़ते हैं फिश के बारे में, जितने भी फिश हैं, जितनी भी इसकी स्पीसीज़ पाई जाती हैं, जहाँ जहाँ वर्ल्ड में अलग अलग स्पीसीज़ पाई जाती हैं, इनका कैसे विकास हुआ था उसके बारे में हम जानेंगे। तो हम किस चीज़ की स्टडी करेंगे, जब भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि फिश यानी कि फिशेस जो है कि वो किस बायोलॉजी के या फिर जूलॉजी के किस ब्रांच से रिलेटेड है, तो हम वो जानते हैं इक्थियोलॉजी के रूप में। सॉरी। अब हम बात करेंगे एंटोमोलॉजी की। तो एंटोमो का मतलब होता है कीट पतंगे। हम एंटोमोलॉजी में जितने भी कीड़े मकोड़े आते हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। हेलमिन्थोलॉजी, हेलमिन्थोलॉजी में हम जितने भी हेलमिन्स होते हैं यानी कि चपटे कृम, यानी कि जितने फीते के आकार के जो भी जानवर पाए जाते हैं, जो भी छोटे जीव पाए जाते हैं, उसकी स्टडी अगर हमको करनी होती है तो हम किस ब्रांच में हम करेंगे, हम पढ़ेंगे इसको हेलमिन्थोलॉजी में। अब हम बात करें इकोलॉजी की। तो इकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? इकोलॉजी जो है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्रांच है जूलॉजी का। क्यों? क्योंकि इकोलॉजी में हम अपने वातावरण से अपने आप को कैसे कनेक्ट करते हैं, इस चीज़ का रिलेशन हम इकोलॉजी में पढ़ते हैं। मतलब हाउ लिविंग बीइंग अटैच्ड और कनेक्ट टू नॉन लिविंग बीइंग। ठीक है, जो भी लिविंग बीइंग होते हैं, जितने भी लिविंग बीइंग होते हैं, वो अपने आप को कैसे इन्वायरमेंट में अडॉप्ट करते हैं, और जो है कि हमारा कनेक्शन कैसे होता है नेचर से, हमारे बीच में क्या रिलेशन होता है, यानी कि लिविंग बीइंग का नॉन लिविंग बीइंग से क्या रिलेशन होता है, ये चीज़ हम जानने की कोशिश करते हैं इकोलॉजी में। और हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजी की। तो मॉर्फोलॉजी में मैंने आपको पहले ही बताया था, मॉर्फोलॉजी में हम उन सब जो है कि जीव या जंतु या फिर पेड़ पौधे के मॉर्फोलॉजी के बारे में, उनकी आकृति, रंग और आकार के बारे में हम पढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे फिजियोलॉजी की। तो फिजियोलॉजी में हम कार्यकी के बारे में अध्ययन करते हैं, यानी कि हमारे शरीर की कार्यकी क्या होती है, हमारे बॉडी के अंदर जो भी तंत्र पाए जाते हैं, जो भी सिस्टम होता है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। फिर चाहे वो हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम हो, सर्कुलेटरी सिस्टम हो, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो, या फिर हमारा नर्वस सिस्टम हो, इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं फिजियोलॉजी में। अब हम बात करेंगे एम्ब्रियोलॉजी की। तो एम्ब्रियोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि एक जो इंडिविजुअल जीव है, फिर चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल हो, इनका विकास कैसे हुआ है। जब दो सेल यानी कि एक मदर से और एक फादर से मिल के, जो दोनों सेल मिल के जब एक इनकी फर्टिलाइजेशन होती है और एक जाइगोट बनता है, तो उस जाइगोट में कैसे वृद्धि होती है, कैसे ये ग्रोथ करता है, और इसका ग्रोथ पीरियड कैसे कैसे स्टेज से होकर आगे बढ़ता है, तो इन सब की स्टडी हम करते हैं एम्ब्रियोलॉजी में। यानी कि एम्ब्रियोलॉजी में हमारे शरीर के अंगों का विकास कैसे होता है, हमारे किस अंग की जो है कि वृद्धि कब होती है, कब वो एम्ब्रियो में, कब जो है कि हाथ पैर बनते हैं, कब हमारा जो है कि बॉडी का अलग अलग पार्ट्स कैसे कब विकास, किस दिन कौन सा चीज़ बनता है, किस दिन कौन सा चीज़ बनता है, तो इन सब की स्टडी हम करते हैं एम्ब्रियोलॉजी में। देयर आर सो मेनी साइंटिस्ट हु आर स्टडी इन एम्ब्रियोलॉजी, जिन्होंने एम्ब्रियोलॉजी पे बहुत सारा काम किया और हमें बताया कि हमारा विकास कैसे हुआ, यानी कि मानव का विकास कैसे हुआ। उसके लिए उन्होंने डायरेक्ट जो है कि मानव के एम्ब्रियो की स्टडी नहीं करी थी, उन्होंने क्या किया था, जानवरों के जो एम्ब्रियो थे उनकी स्टडी की, या फिर प्लांट में जो होते हैं एम्ब्रियो उसकी स्टडी की, और प्लांट के बारे में बताया, प्लांट का विकास कैसे होता है एक सेल से, और जो है कि जितने भी जीव जंतु होते हैं उनका कैसे विकास होता है, उनकी जैसे हम अगर जानेंगे कि तो जो ह्यूमन बीइंग होता है उसकी एम्ब्रियोलॉजी क्या होती है, चिकन की क्या होती है, या फिर रैबिट की क्या होती है, इन सब की स्टडी करके तब हमने ह्यूमन बीइंग की एम्ब्रियोलॉजी के बारे में जाना। अब हम बात करेंगे टैक्सोनॉमी की। तो टैक्सोनॉमी का मतलब होता है वर्गीकरण, यानी कि अगर हमने जूलॉजी और बॉटनी को बांटा, बायोलॉजी को हमने दो ब्रांच में अगर हम कह सकते हैं हमने डिवाइड किया जूलॉजी और बॉटनी, तो ये एक डिवीज़न है, ये एक टैक्सोनॉमी है। तो वैसे ही हम जूलॉजी को भी डिवाइड करते हैं और बॉटनी को भी डिवाइड करते हैं। कैसे डिवाइड करते हैं? जब हम पढ़ते हैं बॉटनी में प्लांट्स के बारे में और हम जूलॉजी में पढ़ते हैं जीव जंतुओं के बारे में, तो जीव जंतुओं की अपनी एक स्पीसीज होती है, एक जीनस होता है, उसको जो है कि इन सभी को वर्गीकृत करके उनके जो है कि कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग, क्या एक स्पीसीज़ की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, दूसरी स्पीसीज़ की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, इन सब के बेस पे हम जो है कि इनको वर्गीकृत करते हैं, और अपनी सुविधा के लिए, हम अपनी पढ़ाई के लिए, हम अपनी जिज्ञासा के लिए, अपनी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए, हम चीज़ों को जानने के लिए
हम टैक्सोनॉमी करते हैं ताकि हम चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाएँ, या फिर जितने भी साइंटिस्ट टैक्सोनॉमी पे काम किए हैं, जैसे आपका बहुत ही जो है कि साइंटिस्ट हैं, जो इमिनेंट साइंटिस्ट जो कैरोलस लीनियस है, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, वो मॉडर्न टैक्सोनॉमी के फादर कहे जाते हैं। उन्होंने अपनी द्विनाम पद्धति भी दी थी, जो है कि किसी भी जीव को नेमिंग करने में, ठीक है। तो टैक्सोनॉमी भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्रांच है जूलॉजी की, या फिर हम कह सकते हैं बायोलॉजी की एक्चुअली। अब हम बात करते हैं इवोल्यूशन की। इवोल्यूशन यानी कि विकास कैसे हुआ, मानव का विकास कैसे हुआ। जैसे कि हम एज एग्जांपल अगर हम बात करें तो जो है कि सीधे मानव का जन्म तो हुआ नहीं था। हम मानते हैं कि हमारे पूर्वज क्या थे, वो एप थे, यानी कि बंदर या फिर लंगूर थे। तो बंदर से एक मानव तक आने में इस पीरियड में मतलब बहुत लंबा समय इसमें लगा है, वो एकदम से नहीं हो गया है। तो इवोल्यूशन के अंतर्गत हम इसी पीरियड को पढ़ते हैं कि कैसे क्या हुआ, स्टेप बाय स्टेप कैसे क्या चीज़ें बनी। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि एक इंडिविजुअल की वृद्धि कैसे हुई, उसका विकास कैसे हुआ, जो है कि उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, कैसे जो है कि एक ऐप से कैसे मानव जीवन का विकास हुआ, मानव का विकास हुआ। हम इवोल्यूशन के अंतर्गत हम इसको पढ़ते हैं। तो इवोल्यूशन से रिलेटेड मैंने आपको 2 साइंटिस्ट के नाम, बहुत ही इमिनेंट साइंटिस्ट है, जो मैंने आपको बताए थे, लैमार्क और डार्विन के बारे में। तो डार्विन और लैमार्क ने इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे प्रिंसिपल्स अपने दिए हैं इवोल्यूशन पे, जो कि बायोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इन 2 साइंटिस्ट के काम को जानने के लिए, एवोल्यूशन को जानने के लिए। अगर हम जैव विकास की बात करते हैं तो ये 2 साइंटिस्ट का नाम बहुत ही ज़रूरी होता है जानना, इनके प्रिंसिपल्स को जानना बहुत ज़रूरी होता है एवोल्यूशन को समझने के लिए। अब हम बात करेंगे जेनेटिक्स की। तो जेनेटिक्स पे मैंने आपको बताया था ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में, जिन्होंने जेनेटिक्स पे बहुत अच्छा काम किया, और इन्होंने बताया कि आनुवंशिकता क्या होती है, वंशागति क्या होती है, कैसे कैरेक्टर जनरेशन टू जनरेशन जो है कि आगे बढ़ते हैं, या फिर एक संतति में पेरेंट्स से वो कैसे जो है कि ऑफरिंग्स में आते हैं, कैसे माता पिता से लक्षण बच्चों में आते हैं। इस चीज़ को इन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा और समझा, और उसके बाद जो है कि बताया। इन्होंने अपना जो काम किया था वो मटर के पौधे पर किया था, जिसमें हम जब जेनेटिक्स चैप्टर पढ़ेंगे तो बहुत ही डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ जेनेटिक्स, यानी कि आनुवंशिकता क्या होती है। अब हम बात करें बायोकेमिस्ट्री की। तो बायोकेमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं हमारी जो बॉडी है वो सेल की बनी होती है। तो सेल में बहुत सारे जैसे केमिकल ऑर्गेनाइजेशन पाए जाते हैं, जिससे हमारी बॉडी का निर्माण होता है। तो उसमें आपकी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फिर फैट्स होते हैं, या फिर जितने भी मिनरल्स होते हैं, इन सब का कैसे क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे ये हमारी बॉडी में होते हैं, कैसे हमें इन सब चीज़ों से ऊर्जा मिलती है, कैसे हमारे बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो सब चीज़ें हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अगर हम बात करें बायोफिज़िक्स की, तो बायोफिज़िक्स में हम जानते हैं कैसे फिज़िकल साइंस को बायो से कैसे रिलेट करना है, कैसे जो फिज़िक्स के सिद्धांत हैं वो जीव जंतुओं पर कैसे लागू होते हैं, कैसे हेल्प करते हैं, कैसे हम अप्लाई करते हैं फिज़िक्स के सिद्धांत को, और कैसे ये हमारे जीवन में बहुत ही हेल्पफुल हो जाता है। ये सारी चीज़ें हम किसमें पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं बायोफिज़िक्स में। अब हम बात करें इम्यूनोलॉजी की। तो इम्यूनोलॉजी जो है कि बायोलॉजी का, या फिर हम कह सकते हैं जूलॉजी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्रांच है। क्यों? क्योंकि इम्यूनोलॉजी में हम अपनी बॉडी के प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में पढ़ते हैं, किसी भी जीव के प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में पढ़ते हैं, कैसे कोई जीव अपने आप को किसी भी रोग से कैसे बचा के रखता है, फिर वो किसी भी तरीके का रोग होता है। तो इम्यूनोलॉजी बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्रांच है बायोलॉजी का, जिसमें हम पढ़ते हैं प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में, किसी भी जीव के प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में, कैसे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, फंगल इन्फेक्शन से, कैसे वायरल इन्फेक्शन से बॉडी को कैसे इम्यूनाइज़ करना है, कैसे अपने आप को बचाना है, वो सारी चीज़ें हम इम्यूनोलॉजी में पढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे प्रोटोजोलॉजी की। तो प्रोटोजोलॉजी, प्रोटो जो है कि जिसका मतलब होता है, प्रोटो एक शब्द है, ग्रीक वर्ड है अगर हम बात करें तो, जिसका मतलब होता है प्रथम, यानी कि उन जीवों के बारे में हम पढ़ते हैं जो प्रथम इस पृथ्वी पर जन्म लिए, जिनकी ओरिजिन हुई, उसके उन सब जीवों के बारे में पढ़ने के लिए हम किस ब्रांच का यूज़ करते हैं, हम पढ़ते हैं प्रोटोजोलॉजी के अंतर्गत इन सब सारी चीज़ों को। अब हम एक एक करके इसमें थोड़ा सा डिटेल में बताया गया है। तो फर्स्ट अगर हम बात करें वो है पारिस्थितिकी, यानी कि जीव पारिस्थितिकी, यानी कि इकोलॉजी या फिर बायोनॉमिक्स। सजीव एवं निर्जीव वातावरण से जीवों, जंतुओं एवं पौधों के विविध संबंधों का हम अध्ययन किसमें करते हैं, हम पढ़ते हैं इसको इकोलॉजी के अंतर्गत या फिर बायोनॉमिक्स।
तो हम इकोलॉजी को और क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं बायोनॉमिक्स यानी जीव पारिस्थितिकी। तो मैंने आपको बताया था इकोलॉजी का शब्द दिमाग में आते ही आपके दिमाग में कुछ चीज़ें अगर घूमनी चाहिए तो वो ये घूमनी चाहिए कि ये सजीव और निर्जीव के बीच के संबंध को दर्शाता है। हम कैसे उस संबंध में क्या हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम इन्वायरमेंट से अपने आप को रिलेट कर पाते हैं, कैसे अपने आप को डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट में अडॉप्ट कर पाते हैं। तो उन सारी चीज़ों को हम किस में पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं इकोलॉजी में। मॉर्फोलॉजी के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि जिसमें हम आकृति और रचना या फिर कलर, इन सब के बारे में, किसी भी जीव के बारे में अध्ययन करना होता है तो हम पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बाह्य आकारिकी की। तो इसमें जो है कि हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी यानी कि आकृति, माप, रंग एवं बाह्य लक्षणों का अध्ययन करते हैं। अब हम बात करेंगे एनाटॉमी की। तो शरीर एवं विविध अंगों के विच्छेदन यानी कि डिसेक्शन द्वारा प्रदर्शित सकल रचना को हम क्या कहते हैं, एनाटॉमी कहते हैं। जब हम कोई भी जीव है उसके किसी एक सेल को हम उसको डाइसेक्ट करके उसके बारे में जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं, या फिर किसी स्पेसिफिक बॉडी ऑर्गन को लेकर हम उसको डाइसेक्ट करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं, उसके अंदर इंटरनल चीज़ों के बारे में जब हम जानने की कोशिश करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एनाटॉमी। अब हम बात करेंगे माइक्रो एनाटॉमी। तो माइक्रो एनाटॉमी में हम क्या करते हैं कि एनाटॉमी के लेवल से थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। माइक्रो एनाटॉमी में हम क्या करते हैं, बहुत डीपली पढ़ते हैं। और किसकी हेल्प से पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप की हेल्प से, या फिर और भी जो भी उपकरण या फिर विधियां हैं जो अब मॉडर्न साइंस में डेवलप हो चुकी हैं, उन सब की हेल्प से हम बहुत डीपली अध्ययन करते हैं माइक्रो एनाटॉमी के थ्रू। अब बात करते हैं ऊतक विज्ञान यानी कि औतकी यानी हिस्टोलॉजी की। तो हम ऊतक, मैंने आपको बताया था कि ऊतक होते क्या हैं। ऊतक जो है कि बंच ऑफ सेल्स होते हैं जो किसी स्पेसिफिक ऑर्गन का निर्माण करते हैं और फिर कोई स्पेसिफिक ऑर्गन जो है कि अपने काम को परफॉर्म करता है। तो ऊतक क्या होता है, बंच ऑफ सेल। तो ये सेल जो है कि इकट्ठा होकर अलग अलग ऊतक का निर्माण करते हैं और यही ऊतक आगे चल के अलग अलग अंगों का निर्माण करते हैं। तो सूक्ष्मदर्शी के हेल्प से हम जो है कि हिस्टोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऊतक के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अब हम बात करेंगे कोशिका विज्ञान अर्थात साइटोलॉजी की। तो साइटोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ सेल एंड हाउ इट वर्क्स। तो इसका काम क्या होता है, कैसे ये फंक्शन करता है, कैसे हमने ये जाना है कि कोई भी बॉडी होती है इंडिविजुअल, चाहे वो प्लांट की या फिर एनिमल की, कैसे जो है कि कोशिका को ही हम स्ट्रक्चरल यूनिट मानते हैं। और स्ट्रक्चरल यूनिट अगर हम मानते भी हैं तो क्यों मानते हैं, किस बेस पे मानते हैं, हम इसकी पूरी स्टडी हम करते हैं कोशिका विज्ञान यानी कि साइटोलॉजी में। अब बात करें हम अणुजैविकी यानी कि अणु जीव विज्ञान का। तो इसमें हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, यानी कि सजीव पदार्थ के जितने भी घटक होते हैं जिनसे ये मिलकर बना होता है, जितने भी बायो मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं और हमारी बॉडी को परफॉर्म करने में वो टेक पार्ट करते हैं, उन सभी का अध्ययन हम करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। अब हम बात करें कपाल विज्ञान की या फिर क्रैनियोलॉजी की। तो हमारा जो मस्तिष्क होता है उसको हम क्या कहते हैं, कपाल कहते हैं। तो उस कपाल का जो इंटरनल जो है कि स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे ये बना है, कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, हमारी मेमोरी कहाँ होती है, हमारी पीनियल ग्लैंड कहाँ होती है, एक और ग्लैंड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होती है, बहुत सारे पार्ट्स में ये डिवाइड होती है, कितनी हड्डियाँ होती हैं, कैसे ये जॉइंट्स क्या होते हैं इसके। तो इन सब के बारे में हम जो है कि क्रैनियोलॉजी में पढ़ते हैं। अब हम बात करें तंत्रिका विज्ञान या फिर न्यूरोलॉजी की। तो तंत्रिका विज्ञान में हम सीधे बात करेंगे, हम न्यूरॉन्स की स्टडी करते हैं, कैसे जो है कि हमारी बॉडी में न्यूरॉन्स कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं, कैसे हमारी मेमोरी इससे जुड़ी होती है, कैसे हमारा क्रिया प्रतिक्रिया इससे जुड़ी होती है, वो सारी स्टडी हम करते हैं न्यूरोलॉजी यानी कि न्यूरॉन साइंस में। अब हम बात करेंगे सार्कोलॉजी की। तो सार्कोलॉजी में हम स्टडी करते हैं पेशियों की, हमारी जो पेशियां होती हैं वो कैसे वर्क करती हैं, क्या उसका इम्पोर्टेंस है, उसको पढ़ते हैं हम सार्कोलॉजी या फिर मायोलॉजी में। अब हम बात करें हिमेटोलॉजी। तो हिम का मतलब होता है ब्लड। तो रुधिर विज्ञान यानी कि हिमेटोलॉजी में हम पढ़ते हैं रुधिर के बारे में यानी कि ब्लड के बारे में, कैसे हमारा ब्लड बना हुआ है, किन किन सेल से मिलकर बना। हमारा ब्लड जो है कि वो कई प्रकार के सेल से मिलकर बना होता है। तो हम हिमेटोलॉजी में हम पढ़ते हैं अपने रुधिर के बारे यानी कि ब्लड के बारे में।
और वो कैसे हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता है, कैसे ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कैसे ब्लड के बिना या फिर ब्लड की प्यूरिफिकेशन के बिना हमारी बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो इन सब सारी चीज़ों के डिटेल को अगर हमें जानना है तो हम किस में जानेंगे, हम जानेंगे हीमेटोलॉजी में। अब बात करते हैं ऑस्टियोलॉजी की। तो ऑस्टियो मीन्स होता है बोन। तो हम ऑस्टियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, हम किसी भी इंडिविजुअल के बारे में, उसका कंकाल तंत्र क्या होता है उसके बारे में हम डिटेल स्टडी करते हैं ऑस्टियोलॉजी में। अब हम बात करें एंजियोलॉजी यानी कि परिसंचरण तंत्र का। हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जो हमारा ब्लड होता है, वो कैसे हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, कैसे जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है कैसे वो ऑक्सीजनेटेड में परिवर्तित हो जाता है, हार्ट कैसे टेक पार्ट करता है ब्लड के सर्कुलेशन में, कितनी वेसल्स होती हैं, कौन कौन सी वेसल्स होती हैं, हमारे जो है कि अपर जो रीजन होता है हमारी बॉडी का या फिर हमारा लोअर रीजन जो होता है बॉडी का, कैसे उस पर ब्लड सर्कुलेट करता है, कैसे ये कनेक्ट होता है लंग से, कैसे प्यूरिफाई होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम कहाँ अध्ययन करते हैं, हम बायोलॉजी के एंजियोलॉजी ब्रांच में हम इन सब चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं या फिर वहाँ से हम अपनी नॉलेज को, अपने इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट कर पाते हैं। अब हम बात करेंगे दंत विज्ञान यानी कि ओडोंटोलॉजी। जो हमारे दांतों का स्ट्रक्चर होता है वो कितने तरीके का होता है, यानी कि कितने तरीके के दांत हमारे जो है कि माउथ में पाए जाते हैं, अदर जितने भी एनिमल्स होते हैं क्या क्या उनका स्ट्रक्चर होता है दांत के बारे में, कौन कौन से दांत होते हैं, कौन केनाइन्स होते हैं, कौन मोलर होते हैं, इन सब के बारे में हम ओडोंटोलॉजी में जानते हैं। अब बात करें जो है ऑर्गेनोलॉजी के, तो जितने भी एक इंडिविजुअल बॉडी होती है किसी भी जंतु की, तो उसके डिफरेंट अंगों के बारे में हम ऑर्गेनोलॉजी में पढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम सिंडेस्मोलॉजी की। तो व्हाट इज़ सिंडेस्मोलॉजी? सिंडेस्मोलॉजी में हम पढ़ते हैं तंतु संधि या फिर स्नायु संधि, यानी कि हमारे बॉडी में जितने भी जॉइंट्स पाए जाते हैं उनके बारे में हम सिंडेस्मोलॉजी में पढ़ते हैं। अब बात करते हैं कैरियोलॉजी की, यानी कि केंद्रक। कैरियन मीन्स क्या होता है? कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस। तो हम कैरियोलॉजी में हम न्यूक्लियस के बारे में जानते हैं। न्यूक्लियस कैसे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है सेल में, कौन से सेल में कैसा न्यूक्लियस पाया जा रहा है, कौन से सेल में नहीं पाया जा रहा है, उन सब के बारे में, केंद्रक के बारे में बहुत ही डिटेल में अगर हमको जानना है तो वो हम जूलॉजी ब्रांच के कैरियोलॉजी ब्रांच में हम जानने की कोशिश करते हैं। अब बात करें इंडोक्राइनोलॉजी की। तो इंडोक्राइनोलॉजी में हम किन चीज़ों के बारे में जानते हैं? हम जानते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्रांच है जूलॉजी की, जिसमें हम जानते हैं हार्मोन के बारे में। हमारी बॉडी में कितने तरीके के हार्मोन पाए जाते हैं, कैसे किनका क्या काम होता है, किसी भी हार्मोन की मात्रा ज़्यादा होने पर हमें ये हमारे लिए लाभदायक होता है या फिर हानिकारक होता है, या फिर कोई स्पेसिफिक हार्मोन जब वो उसकी कमी होती है हमारी बॉडी में तो क्या उससे कोई डिजीज़ होती है, नहीं होती है, इन सब के बारे में हम जानते हैं इंडोक्राइनोलॉजी के अंतर्गत। तो अब हम बात करेंगे शरीर क्रिया विज्ञान यानी कि कार्य की, जिसको हम कहते हैं फिजियोलॉजी। तो शरीर के विभिन्न भागों के कार्य एवं कार्य विधियों के अध्ययन के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम ये सब, जैसे मैंने आपको बताया रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, हमारा जो हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो कैसे प्राप्त होती है, किस फिजियोलॉजी के अंतर्गत या फिर किस कार्यविधि के अंतर्गत हम ऊर्जा हमें मिलती है, इन सबको रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा कैसे काम करता है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे काम करता है, हमारा जो पाचन तंत्र होता है वो कैसे काम करता है, तो इन सभी चीज़ों को हम किस में हम इंक्लूड करते हैं, हम फिजियोलॉजी में डालते हैं और फिजियोलॉजी से ही हम अपनी कार्यकी के बारे में या फिर शरीर के विभिन्न भागों में जो कार्यकी पाई जाती है उसका अध्ययन हम करते हैं। अब बात करेंगे संरचना यानी कि आकार की, अर्थात टेक्टोलॉजी। तो शरीर के संरचनात्मक संगठन यानी कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, एक किसी भी इंडिविजुअल का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है उसको अगर हमें जानना है तो हम किस साइंस के बारे में हम जानेंगे या फिर किस जूलॉजी का कौन सा ब्रांच है जिसकी हेल्प से हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान सकते हैं, तो वो आपका है टेक्टोलॉजी। अब बात करते हैं आचार शास्त्र यानी कि इथोलॉजी के बारे में। तो जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं उनका कुछ ना कुछ बिहेवियर होता है,
कोई स्पेसिफिक बिहेवियर होता है। अगर इस चीज़ की हमें स्टडी करनी होती है तो हम किस ब्रांच को पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं इथोलॉजी को, यानी कि ह्यूमन हो या फिर कोई अदर ऑर्गेनिज्म हो, उसका बिहेवियर कैसे होगा, कोई भी लिविंग बीइंग या फिर कोई भी एनिमल है उसका स्पेसिफिक बिहेवियर क्या होता है, वो कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग है तो वो मतलब बोलचाल साधारण भाषा में एक दूसरे को कम्युनिकेट कर लेता है, लेकिन जो जितने भी एनिमल हैं जो बोल नहीं पाते हैं या फिर उनकी जो बोलने की जो स्पीच की जो अलग अलग तरीके की स्पीच पाई जाती है, तो कैसे वो एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में अगर हमें पढ़ना होता है तो हम किस ब्रांच के बारे में बात करते हैं, हम बात करते हैं इथोलॉजी यानी कि आचार शास्त्र के बारे में। अब बात करते हैं हम एम्ब्रियोलॉजी की। तो एम्ब्रियोलॉजी को मैंने पहले ही आपको बताया कि एम्ब्रियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में हम पढ़ते हैं। अब बात करें ओंटोजनी की, तो ओंटोजनी में एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल है या फिर एक लिविंग बीइंग है, उसकी लाइफ साइकिल क्या होती है। अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम बी की बात करें, यानी कि मधुमक्खी जो होती है उसकी लाइफ साइकिल क्या होती है, या फिर अदर कोई ऑर्गेनिज्म होता है उसकी लाइफ साइकिल क्या होती है, तो एक लाइफ साइकिल को अगर हम बायोलॉजी के टर्म में यूज करें तो ओंटोजनी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं उसके लिए। और किसी भी जीव के लाइफ साइकिल के बारे में अगर हमें जानना है तो हम क्या स्पेसिफिक टर्म यूज करेंगे, हम यूज करेंगे ओंटोजनी। फाइलोजनी, अब फाइलोजनी क्या होता है, फाइलोजनी होता है ये किससे रिलेटेड होता है, ये रिलेटेड होता है एवोल्यूशन से। किसी भी स्पेसिफिक स्पीसीज की जो इतिहास रहा है उसके डेवलपमेंट के क्या कैसे क्या विकास हुआ है, कैसे उसका इवोल्यूशन हुआ है, तो इन सब चीज़ों के बारे में अगर हमें पढ़ना होगा तो हम किस में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे फाइलोजेनी में। तो फाइलोजेनी का मतलब क्या होता है, फाइलोजेनी का मतलब होता है कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म है या फिर कोई लिविंग बीइंग है उसके इतिहास के बारे में, या फिर उसका जो लास्ट का जो जितना भी डेवलपमेंट हुआ है किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म का, तो अगर हम कहेंगे कोई टर्म यूज करेंगे साइंस के टर्म में तो हम कहेंगे फाइलोजेनी। टैक्सोनॉमी मैंने आपको पहले ही बता दिया, एवोल्यूशन भी बता दिया। टेटोलॉजी, व्हाट इज़ टेटोलॉजी, टेटोलॉजी में उपार्जित लक्षणों का अध्ययन हम करते हैं। हमारे अगर हम अपना एग्जाम्पल ले लें और जानने की कोशिश करें तो हमारी भी बॉडी में कुछ ऐसे ऑर्गन पाए जाते हैं जो उपार्जित होते हैं, यानी कि जिनका अभी कोई काम नहीं है लेकिन फिर भी वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ऐसे ही उपार्जित लक्षण भी होते हैं बॉडी के अंदर। तो अगर हमें उपार्जित लक्षण का अध्ययन करना होगा तो हम किस साइंस का यूज करेंगे, हम यूज करेंगे टेटोलॉजी। मैं आपको पहले बता दूं कि टेटोलॉजी में जो सी है आपका वो साइलेंट है। जीवाश्म विज्ञान यानी कि पैलेंटोलॉजी, तो पैलेंटोलॉजी में हम क्या अध्ययन करते हैं, हम जीवाश्म का अध्ययन करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि व्हाट इज़ फॉसिल्स, यानी कि जीवाश्म होता क्या है। जीवाश्म वो चीज़ होती है जिसमें क्या होता है कि जो नेचुरल कैलामिटीज़ आती हैं या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसके जो डिसइंटीग्रेशन की प्रक्रिया होती है, यानी कि वो नेचर में विलीन होने लगता है। तो नेचर में जो विलीन होने की प्रक्रिया होती है वो बहुत ही धीमे होती है। जो बॉडी का कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जिनका सड़ने गलने की जो प्रक्रिया होती है या फिर जो डिसइंटीग्रेशन की प्रक्रिया होती है वो हो जाती है, लेकिन कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जिन्हें नेचर में विलीन होने के लिए या फिर नेचर में समाहित होने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। तो वो जो रेस्ट ऑफ पार्ट बचा रहता है बॉडी को, उसी को हम कहते हैं फॉसिल्स, यानी कि जीवाश्म। तो उन जीवाश्म का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम क्या टर्म यूज करते हैं, हम यूज करते हैं पैलेंटोलॉजी। जेनेटिक्स के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया। जू जियोग्राफी, व्हाट इज जू जियोग्राफी, यानी कि पृथ्वी पर जंतुओं का वितरण कैसे हुआ है उसका अध्ययन हम करते हैं जू जियोग्राफी में। यानी कि आप जो ह्यूमन बीइंग होता है या फिर जो भी अलग अलग जंतु होते हैं उनकी पृथ्वी पर वो कौन से जंतु कहाँ पाए जाते हैं, उनकी क्या अपब्रिंगिंग होती है, क्या उनका बिहेवियर होता है। जियोग्राफी मतलब वो अपने जियोग्राफी से रिलेट होके कैसे वो अलग हो जाते हैं किसी दूसरे जियोग्राफिकल एरिया में, वही चीज़ पाई जाएगी लेकिन उसमें कुछ डिफरेंस होता है। तो इनका वितरण कैसे हुआ है, कौन से जीव कहाँ पाए जा रहे हैं, वो हम कहाँ पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं जू जियोग्राफी में। अब हम बात करें यूजेनिक्स की। तो यूजेनिक्स बहुत ही अच्छा ब्रांच है क्योंकि हम इसमें आनुवांशिकी के जितने भी सिद्धांत होते हैं उनको हम मानव जाति की उन्नति के लिए अप्लाई करते हैं
और कैसे मानव जाति का विकास करना है, कैसे इन सिद्धांतों यानी कि प्रिंसिपल्स को यूज करके मानव जाति की उन्नति करनी है, उसको हम किस ब्रांच में पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं सुजनिकी, सुजनन, यानी कि अनुवांशिकी के जितने भी प्रिंसिपल हैं उनको हम यूज करके मानव जाति का विकास कैसे कर सकते हैं, उनकी उन्नति कैसे करते हैं, कैसे उनको और बेहतर बना सकते हैं, ये हम पढ़ते हैं यूजेनिक्स में। अब बात करें सुजीवनिकी यानी कि सुजीवन में, यानी कि उनकी लाइफ को कैसे उन्नति बनाना है। अभी तक हमने क्या किया? हमने ये जाना कि अभी सुजनन में हमने ये जाना कि उनके जनन को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, या फिर अनुवांशिकी के जितने भी सिद्धांत होते हैं उनको अप्लाई करके मानव जाति की उन्नति कैसे करनी है, यानी कि जेनेटिक्स के लेवल पे हम जो भी परिवर्तन लाएंगे वो कहाँ पे लाएंगे? वो जेनेटिक्स लेवल यानी कि अनुवांशिकी के सिद्धांत को अप्लाई करके पढ़ेंगे। तो ये पढ़ते हैं हम किसमें? यूजेनिक्स यानी कि सुजनन में। अब हम बात करते हैं सुजीवन की, यानी कि हमारा जो पालन पोषण होगा, मानव जाति की वृद्धि या फिर उन्नति उस वे में कैसे हो पाएगी, तो हम उसके लिए जो अलग ब्रांच का यूज करते हैं वो है आपका यूथेनिक्स यानी कि सुजीवन। कैसे जीवन को बेहतर बनाएं, कैसे जीवन को अच्छा बनाएं, सुदृढ़ बनाएं, तो उसके लिए हमें किस ब्रांच की बात करेंगे? हम बात करेंगे यूथेनिक्स की। अब बात करेंगे यूफेनिक्स की। तो कोशिकाओं में जीन या फिर जो आरएनए होता है और प्रोटीन संश्लेषण की जो श्रृंखला होती है उसमें परिवर्तन करके हम मानव जाति की उन्नति कैसे कर सकते हैं, वो हम पढ़ते हैं यूफेनिक्स में। अब बात करते हैं विकिरण की, यानी कि जो रेडियो बायोलॉजी होती है या फिर हम कह सकते हैं एक्टिनोबायोलॉजी जो होती है, कैसे जीवों पर विकिरण का प्रभाव पड़ता है और वो प्रभाव कैसा होता है, कि कौन सा विकिरण होता है जो मानव के लिए लाभदायक होता है, कैसे हम उसको अपने साइंस में यानी कि जो हमारा मेडिकल साइंस होता है उसमें हम यूज करके कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, कौन सा विकिरण बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, कौन सा हमारे लिए हार्मफुल होता है, उन सब की स्टडी करने के लिए हम क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं रेडियो बायोलॉजी की। अब हम बात करेंगे पैरासिटोलॉजी की। तो पैरासिटोलॉजी में हम जितने भी परजीव जीव होते हैं, यानी कि वो जीव जो दूसरे जीव के ऊपर रहता है, अपने लाइफ को कंप्लीट करने के लिए दूसरे जीव के ऊपर डिपेंड रहता है, तो उसकी स्टडी करने के लिए हम पैरासिटोलॉजी की बात करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर हम मानव का एग्ज़ाम्पल लें तो मानव पे जैसे जूं पाई जाती है उसके सिर में, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम पैरासाइट कहेंगे। या फिर हम लीच यानी कि जोंक, जो गाय भैंस या फिर जितने भी ऐसे जानवर होते हैं जो तालाब में जाते हैं और वहाँ पे लीच यानी कि जोंक उनकी बॉडी को पकड़ लेता है, तो लीच क्या होता है? वो भी एक पैरासाइट है। तो पैरासाइट के बारे में जानने के लिए यानी परजीवी के बारे में जानने के लिए हम किस साइंस का यूज करेंगे? हम यूज करेंगे पैरासिटोलॉजी का। अब बात करते हैं पैथोलॉजी का, यानी कि रोग विज्ञान। तो रोग विज्ञान में हम पढ़ते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो या फिर कोई जीव हो, कोई जंतु हो या फिर ह्यूमन बीइंग हो, कैसे उसकी बॉडी को कोई भी डिज़ीज़ अगर लगती है तो वो डिज़ीज़ किस कारण से होती है, चाहे वो बैक्टीरियल हो, फंगल हो या फिर वायरल हो या फिर कोई और रीज़न हो। कैसे जो है कि कोई रोग किसी लिविंग बीइंग को होता है, उसके फैक्टर्स को जानने की कोशिश करते हैं, उसके काज को जानने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर क्या उसका इलाज होगा, क्योर होगा, उसके बारे में हम सब स्टडी अगर करते हैं तो किस बायोलॉजी में करते हैं, किस ब्रांच में बायोलॉजी के, हम वो सारी चीज़ें पढ़ते हैं पैथोलॉजी के अंतर्गत। अब बात करते हैं पोषण विज्ञान की, यानी कि ट्रोफोलॉजी की। तो जंतुओं के पोषण एवं उसकी पोषण विधियों का अगर हमें अध्ययन करना होगा तो हम किस में करेंगे? हम पढ़ेंगे ट्रोफोलॉजी को। अविषालुता विज्ञान यानी कि विष विज्ञान। तो जंतुओं के लिए विषैले पदार्थ और शरीर पर इनके प्रभावों का अध्ययन अगर हमें करना होगा तो हम किसकी स्टडी करेंगे? हम करेंगे टॉक्सिकोलॉजी का। जैसे बिच्छू के डंक का जो पॉइजन होता है या फिर स्नेक काटने का जो पॉइजन होता है, ऐसे बहुत से जीव जंतु पाए जाते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो उस पॉइजन का क्या रिएक्शन होता है हमारी बॉडी पर, क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे कौन सा जो है कि पॉइजन होता है जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, कम हार्मफुल होता है। जैसे कि स्नेक की कई सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जो विषैली नहीं होती हैं, कुछ होती हैं जो विषैली होती हैं।
तो पॉइज़न के बारे में अगर हमें पढ़ना होगा तो हम किस में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे टॉक्सिकोलॉजी में। अब हम बात करते हैं वायु यानी कि जीव विज्ञान यानी कि एक्रोबायोलॉजी। तो उड़ने वाले जितने भी जंतु होते हैं, फिर चाहे वो बर्ड्स हो या फिर उड़ने वाली छिपकली हो या फिर उड़ने वाला मेढक हो, तो वायु में जितने भी जीव विचरण कर लेते हैं उन सब के बारे में अगर हमें स्टडी करना होता है तो हम कहाँ करते हैं, हम करते हैं एक्रोबायोलॉजी में। अब बात करते हैं सरोवर विज्ञान यानी कि लिम्नोलॉजी में। तो लिम्नोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, लिम्नोलॉजी में हम पढ़ते हैं जितने भी तालाब, पोखरे, झील या जितने भी जो है कि वाटर बॉडीज़ होती हैं। वाटर बॉडीज़ का मतलब होता है कि आपका वही नदियों, तालाब, पोखरों, झीलों या फिर समुद्र का जो भी वाटर होता है, मतलब पानी जहाँ कहीं भी पाया जा रहा है, जिस भी फॉर्म में पाया जा रहा है, उसकी स्टडी करने के लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं इन बायोलॉजी, तो हम करते हैं लिम्नोलॉजी का। अब बात करेंगे एंजाइम्स की। तो एंजाइम्स के बारे में जब हमको जानना होगा, जब हमको समझना होगा, तो हम किस ब्रांच के बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे एंजाइमोलॉजी। तो एंजाइमोलॉजी की अगर हम बात करें, जैसे आपका केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें उत्प्रेरक की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि रिएक्शन को इनिशिएट करने या फिर इंक्रीज करने में या फिर उसके स्पीड को कम करने में, तो हम किस चीज़ का यूज करते हैं, हम करते हैं उत्प्रेरक का। तो उसी तरीके से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका जो इंटरनल मैकेनिज्म होता है उसको भी कंप्लीट कराने में उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। तो उसी को हम एंजाइम कहते हैं और इसी एंजाइम की हेल्प से हमारी बॉडी के जो डिफरेंट फिजियोलॉजी में ये वर्क करता है, टेक पार्ट करता है, उसकी स्टडी हम, तो देयर आर सो मेनी एंजाइम्स विच इज़ फाउंड इन आवर बॉडी। तो हम क्या करते हैं कि इन सब एंजाइम्स का जब हम जानना या समझने की कोशिश करते हैं तो इसके लिए हम कौन सा ब्रांच का यूज करते हैं, हम ब्रांच का यूज करते हैं एंजाइमोलॉजी या फिर एंजाइमोलॉजी। प्रोटोजोआ विज्ञान यानी कि प्रोटोजोलॉजी। तो प्रोटोजोलॉजी में मैंने आपको बताया था जो जिस भी ऑर्गेनिज्म की जो हमारी पृथ्वी पे सबसे पहले जिनकी ओरिजिन हुई उनके बारे में अगर हमें स्टडी करना होगा तो हम किस बायोलॉजी में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे बायोलॉजी के प्रोटोजोलॉजी ब्रांच में। अब बात करते हैं हेलमिन्थोलॉजी। हेलमिन्थोलॉजी के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम चपटे कृमियों का अध्ययन अगर हमको करना होगा तो हम किस में करेंगे, हेलमिन्थोलॉजी में। एंटोमोलॉजी के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। एक्थियोलॉजी यानी कि मत्स्य विज्ञान, मछलियों से रिलेटेड ये विज्ञान है। हर्पिटोलॉजी जो उभयचरों और सरीसृपों से रिलेटेड होता है, यानी कि जितने भी रेंगने वाले जानवर होते हैं उन सब की स्टडी करने के लिए हम हर्पिटोलॉजी ब्रांच का यूज करते हैं। ये सब मैंने आपको बता दिया। हम बात करते हैं शंख विज्ञान यानी कि मोलैकोलॉजी यानी कोंकोलॉजी की। तो मोलैकोलॉजी को हम और भी क्या कहते हैं, हम कहते हैं कोंकोलॉजी यानी कि मोलस्का में पाए जाने वाले जितने भी जीव होते हैं फाइलम में, उनकी स्टडी के लिए हमें किस साइंस का यूज करना होता है या फिर बायोलॉजी की किस ब्रांच का यूज करना होता है, वो होता है आपका कोंकोलॉजी या फिर मोलैकोलॉजी। अब हम बात करते हैं सर्व विज्ञान यानी कि ओफियोलॉजी। तो सांपों से जुड़ी जितने भी अध्ययन किए जाते हैं या फिर होते हैं या फिर हम लोग करते हैं, वो हम किसके अंतर्गत करते हैं, हम करते हैं ओफियोलॉजी के अंतर्गत। बायोकेमिस्ट्री में हम जीव शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक रासायनिक का अध्ययन करते हैं। जो भी हमारे बॉडी के अंदर पाए जा रहे हैं, जो बायोमॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, कैसे उनकी क्या केमिस्ट्री होती है, उन सब को जानने के लिए हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे सेरोलॉजी की, यानी कि रुधिर में पाए जाने वाला जो सीरम होता है उसका क्या यूज होता है, उसकी क्या कार्यविधि होती है, कैसे वो ज़रूरी होता है हमारी बॉडी में। इसको पढ़ने के लिए हम किस साइंस का यूज करेंगे, हम यूज करेंगे सेरोलॉजी का। इम्यूनोलॉजी के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब हम बात करेंगे साइकोबायोलॉजी की। तो साइकोबायोलॉजी में हम जंतुओं की मनोवृत्ति का अध्ययन करते हैं, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर देख के हम समझ पाते हैं कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या उसकी साइकोलॉजी है, तो हम वो किस में पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं साइकोबायोलॉजी या फिर साइकोलॉजी में। माइक्रोबायोलॉजी,
माइक्रोबायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, हम बहुत ही सूक्ष्म जीव लाइक बैक्टीरिया, वायरस, इन सब के बारे में पढ़ने के लिए हम किस साइंस का यूज करते हैं, हम यूज करते हैं माइक्रोबायोलॉजी का। आज के लिए आई थिंक इतना। फिर अपने आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे जंतु और मानव, यानी कि अगर हम बात करें कि जूलॉजी को हम क्यों पढ़ें या फिर जूलॉजी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, इसको पढ़ना क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में हम जानेंगे अपने नेक्स्ट हेडिंग में, और हम इसकी बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आई होप एक वीडियो और आएगा और ये इंट्रोडक्शन का चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। फिर अपना नेक्स्ट चैप्टर जो कि जूलॉजी होगा वो हम स्टार्ट करेंगे। अभी हम किस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे, वो हमारा इंट्रोडक्टरी चैप्टर था, जिसमें हम जान रहे थे कि हमें जूलॉजी पढ़ने के लिए और भी चीज़ें जानना क्यों ज़रूरी है, और बहुत अच्छे से समझने के लिए हमें इंट्रोडक्शन का चैप्टर कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी था। तो इंट्रोडक्शन के चैप्टर में हमने ओवरऑल जूलॉजी के बारे में पढ़ा है, लेकिन बहुत ही ब्रीफली पढ़ा है। अब हम डिटेल में अपने आगे के जो चैप्टर्स आएंगे उसमें हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ जूलॉजी। तो एक वीडियो और आएगा और आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।